मैं आज आपको कंप्रेसर के टर्मिनल पिनों की चेकिंग के बारे में आज डिटेल में समझाऊंगा। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो वन शॉट होती है। अगर मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको समझा रहा हूं तो आपको वीडियो के एंड में आपको उसी चीज का प्रैक्टिकल भी दिखाया जाता है। तो आप कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर की चेकिंग भी बताऊंगा और नॉर्मली एसी जो कंप्रेसर आ रही है उसकी भी चेकिंग बताऊंगा कि रनिंग कॉमन स्टार्टिंग को कैसे पहचाना जाता है और रनिंग कॉमन स्टार्टिंग जो 3 पिन होती है उसमें क्यों हम रनिंग और कॉमन पे ही सप्लाई देते हैं, स्टार्टिंग पे क्यों नहीं देते हैं। तो आज इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा, पूरे विस्तार में समझाऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए मैं अब आपको बोर्ड पे डायग्राम के सहित आपको समझाते हुए वीडियो के आगे बढ़ाता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम सर जी में। तो चलिए कंप्रेसर टर्मिनल पिनों की चेकिंग के बारे में डिटेल में समझाता हूं। ये आपकी रनिंग वाइंडिंग, ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग, और यहां से आपका कॉमन निकल जाता है, यानी इसे हम कहते हैं रनिंग, इसे कहेंगे स्टार्टिंग, इसे कहेंगे कॉमन। ये रनिंग वाइंडिंग, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये आपका कॉमन। स्टार्टिंग वाइंडिंग पे हम सप्लाई क्यों नहीं देते हैं, क्यों हम देते हैं, तो वो कहते हैं लोग कि वो गलत तरीके से आपका कनेक्शन हो गया है, जिससे ये आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग शॉर्ट होने के कारण जल जाती है। तो यहाँ पे रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन ये क्या है। रनिंग का वायर मोटा होता है, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज होती है, और ये काफी इसका गेज मोटी होती है। भी रास्ते में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होना ही रेजिस्टेंस कहलाती है। तो ये रेजिस्टेंस उत्पन्न होती है, तो रेजिस्टेंस के कारण इसका जो आपका रीडिंग होती है वो कम और ज्यादा उसमें आपको किलोमीटर का डिस्प्ले है उसमें शो होती है। तो ये कैसे होता है, ये देखिए यहां पे ये मोटी वायर है रनिंग का। अब सपोज दैट एक चौड़ी रोड ले लीजिए, एक पतला रोड है आपका, और आप बाइक चला रहे हैं, तो किस पे आप स्पीड में बाइक चलाएंगे, पतले वाले पे कि चौड़े वाले पे। चौड़े वाले पे चलाएंगे ना, तो चौड़े वाले पे क्यों चलाएंगे, क्योंकि चौड़े वाले रोड पे आपका रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए आप जितने भी स्पीड में चाहेंगे उतने स्पीड में आप चला सकते हैं। लेकिन पतले वाले पे क्या है कि रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसके वजह से आपकी बाइक की स्पीड तेज नहीं हो सकती, क्योंकि तेज करेंगे तो आप ये डर रहेंगे कि कहीं गिर ना जाए। तो पतले वाले रास्ते में रेजिस्टेंस की मात्रा ज्यादा है और चौड़े वाले पे रेजिस्टेंस नहीं है। किसी रास्ते में आप चल रहे हैं और बीच में ही कहीं कहीं देखते होंगे कि आपका ब्रेकर आ जाती है, तो वहां पे आपकी बाइक की स्पीड अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है, तो वहां पे आपकी बाइक की स्पीड जो होती है स्लो हो जाती है। क्यों, क्योंकि रास्ते में जो ब्रेकर बनी हुई है वो आपके स्पीड में क्या है, रेजिस्टेंस उत्पन्न कर रही है। तो हम इसे ही रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहां पे ये मोटा वायर है और ये पतला वायर है, तो आप तो समझ गए होंगे कि मोटे वायर और पतले वाले में क्या है, क्यों हम स्टार्टिंग को हम सप्लाई नहीं देते हैं, फेज सप्लाई स्टार्टिंग नहीं देते हैं, और रनिंग को देते हैं और कॉमन को देते हैं। अब इनके बारे में समझते हैं ये क्या है। चलिए रनिंग और स्टार्टिंग है कॉमन। जैसे ये हस्बैंड हो गए, ये वाइफ हो गए, और ये इनका बच्चा हो गया। आप जानते करते हैं कि जो भी वाइफ होती हैं वो केवल क्या करती हैं, पति को जो है बस टार्चर करती रहती हैं। टार्चर मतलब यहां पे ये अर्थ निकल रहा है कि स्टार्टिंग झटका दे रही है, यानी स्टार्टिंग स्ट्रोक दे रही हैं, स्टार्टिंग टार्क दे रही हैं। तो पत्नियों का यही काम होता है और कोई काम होता नहीं है। तो पत्नी का मतलब स्टार्टिंग टार्क, यानी केवल उनका स्टार्टिंग टार्क देने का ही कार्य है, उसके अलावा कोई कार्य नहीं है। यह भी परफेक्ट बात है कि यह भी काम करती है, लेकिन जो काम ये हस्बैंड कर देगा, जो मर्द करता है काम, वो काम औरत नहीं कर पाएगी। करेगी भी तो कहां तक करेगी, एक लिमिट समय तक, वो लिमिट जगह तक करेगी, जिससे, और उसके बाद जितना एनर्जी हमारे पास है उतना एनर्जी औरतों के पास होता नहीं है। तो अपने एनर्जी, जितना एनर्जी उतना ही तो काम करेगी। उसके बाद अगर नहीं होता है तो मर्द को क्या करती है, टार्चर करती है। जो बाहर का इनकम का व्यवस्था जो होती है वो क्या करता है, एक मर्द करता है। तो पहले क्या थे, शादी इनका नहीं हुआ था, काम करे या ना करे कोई टेंशन नहीं, काम करें या ना करें कोई टेंशन नहीं,
सोते थे, कहीं मन कर जाते, कहीं नहीं जाते, सपोज दैट 5 किलोमीटर दूर जाते थे। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद जब इनकी शादी हुई तो ये स्टार्टिंग टार्गेट देने लगी, एक लाइबिलिटी उनको समझाने लगी। अब वो क्या है, उनकी लाइबिलिटी बन गई और वो पर डे सुबह उठते हैं, अब 20 किलोमीटर दूरी पे अब जाते हैं, वर्क करते हैं, कुछ अर्निंग करते हैं। ठीक है, अब ये स्वाभाविक सी बात है, हस्बैंड वाइफ है तो बच्चा तो होगा ही। अब इन्हीं का बच्चा ये आपका कॉमन आ गया। अब ये क्या किए, ये स्टार्टिंग क्या की, ये एक और लाइबिलिटी इनको थमा दी। पहले ये आई थी तो 20 किलोमीटर दूरी अब बढ़ गई थी, अब ये भी आ गया। अब इनके ऊपर क्या प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया, अब ये 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जितने बच्चे होंगे उतने किलोमीटर बढ़ता जाएगा इनका। ये कॉमन है, ये स्टार्टिंग है, ये रनिंग। आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा रनिंग का स्टार्टिंग क्या होता है। स्टार्टिंग का कहने का सेंस मेरा ये था कि स्टार्टिंग केवल स्टार्टिंग टार्क ही देने का कार्य करता है, उसके बाद उसका कोई कार्य नहीं है। सुबह जाइए तो स्टार्टिंग टार्क शाम के लिए, शाम को आइए तो स्टार्टिंग टार्क सुबह के लिए, बच्चों के लिए, जो भी चीज है, फलाना ढकाना जो भी चीज। तो ये चीज आपको समझ में आया है, ये भी चीज आपका समझ में आया और ये भी चीज समझ में आया। अब देखिए ये कैसे इनका कार्य होता है। तो का ब्लड रिलेशन एक है, अगर किसी को दर्द अगर होगा, किसी एक को अगर दर्द होगा तो इन दोनों को महसूस होगा, यानी इनको कोई मारेगा तो इनको भी दर्द होगा, इनको भी दर्द होगा, इनको कोई मारेगा तो इनको भी दर्द होगा, इनको भी दर्द होगा, इनको कोई मारेगा तो इनको भी दर्द होगा, इनको भी दर्द होगा, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। यानी यहां पे कहने का सेंस ये है कि अगर न्यूट्रल सप्लाई हम यहां देते हैं तो न्यूट्रल सप्लाई ये आपका क्या है, ये कॉमन है, ये दोनों का इंक्लूड है, ये इन्हीं का लड़का है, ये भी। अगर इनको न्यूट्रल सप्लाई मिलती है तो न्यूट्रल सप्लाई यहां पे भी आएगी, यहां पे भी आएगी। अगर हम न्यूट्रल सप्लाई हम यहां देते हैं तो न्यूट्रल सप्लाई यहां तक भी आएगी, यहां तक भी आएगी। अगर न्यूट्रल सप्लाई हम यहां देते हैं तो यहां पे भी आएगी, यहां पे भी आएगी। तो बस एक अगर न्यूट्रल सप्लाई या फेज सप्लाई जो भी देते हैं वो हर जगह पहुंचती है, स्टार्टिंग और रनिंग में हर जगह पहुंचती है। तो केवल फेज की जरूरत, जब फेज देंगे आप तो वो कॉइल मैग्नेटाइज होगा, कंप्रेसर ऑन हो जाती है। अब यहां पे देखिए, यहां पे हम आप समझ गए होंगे कि ये स्टार्टिंग रनिंग, यानी रनिंग में ही सप्लाई क्यों देते हैं, स्टार्टिंग क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का जो वाइंडिंग है ये पतली है, ये अगर इस पे लोड पड़ेगी तो ये शॉर्ट हो सकती है, ये वाइंडिंग जल जाएगी, कंप्रेसर इस पे भी ऑन होगी, चलेगी, लेकिन 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा यही चलेगी। उसके बाद ये क्या होगा, ये हीट होकर जल जाते हैं। ठीक है, तो ये रनिंग क्या है, रनिंग पे रेजिस्टेंस नहीं होती, ये मोटी होती है। जितना आपका सप्लाई आती है, जितनी उसमें क्षमता होती है, वो क्षमता ये इसके अंदर है रोकने की, इसलिए हम इस पे सप्लाई देते हैं। यानी ये केवल इनका काम स्टार्टिंग का है, ये स्टार्ट कर देती है, उसका इनका काम खत्म। सपोज दैट अगर ये चीज आपको समझ नहीं आया हो तो एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे बाइक का सेल्फ क्या है, वो केवल स्टार्ट करने का कार्य करता है ना। बाइक स्टार्ट हो गई उसके बाद भी सेल्फ दबाते रहते हैं, नहीं ना, बस उसका काम स्टार्ट करने का है, वो स्टार्ट कर दिया, उसका काम खत्म। किक मारते हैं, क्या स्टार्ट होने के बाद भी किक मारते रहते हैं, नहीं ना, केवल उस किक का काम यह था कि केवल इंजन को स्टार्ट करना, उसके बाद उसका काम खत्म। आप रनिंग और बाइक क्या हो गया, कॉमन, आप उसको रन कर रहे हैं, बाइक कॉमन है, वो चल रही है, यानी दो ही काम हुआ ना, रनिंग और कॉमन का स्टार्टिंग अपना स्टार्ट करके उसका काम अपना खत्म कर लिया, और केवल रनिंग और कॉमन आगे का काम कर रहा है। ठीक है, तो किलोमीटर के द्वारा हम इसकी चेकिंग बताते हैं कि कैसे होता है। ये किलोमीटर है आपका, इस पे लिखा है V और ये आपका ओम का ये सिंबल बना हुआ है। ठीक है, इस पे वोल्टेज और रेजिस्टेंस ज्ञात किया था, ये कॉमन है, कॉमन ही होगा। ये इजिक्ट, तो ये जो किलोमीटर का जो आपका 2 वायर है ये इजिक्ट में नहीं लगाते हैं, एक लगा दिए हम V वाले और रेजिस्टेंस वाले पे, एक लगा देते हैं कॉमन पे। अगर इसके टर्मिनल की चेकिंग करनी है तो इसका सेटिंग जो होती है किलोमीटर के, ये 200 और इस तरीके से आपका ये बना हुआ है।
ठीक है। ये इस पे क्या करेंगे, ये कंटिन्यूटी है। इस पे जब आप इसको सेट करते हैं और इन दोनों तारों को आपस में टच करते हैं तो बीप का साउंड आती है। ठीक है, जैसे यहां पे आपको हम सुना रहे हैं इसका बीप, ये इस पे हम सेट कर दिए हैं 200, और ये जो आपका ये बना हुआ है इस पे हम इसकी सेटिंग कर दिए हैं, और इन दोनों तारों को हम क्या कर आपस में शॉर्ट करेंगे। देखिए यहां पे बीप की आवाज आ रही है। ठीक है, तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये कंटिन्यूटी सेट है। और अगर कोई भी चीज आपका सही होगा और हम लगा के चेक करते हैं, जैसे मानिए एक वायर है, वायर, इस वायर को हम चेक करते हैं कि वायर सही है कि नहीं है, तो हम एक यहां पे लगाएंगे, यह वायर सही होगी तो आएगी, साउंड आएगी, अगर नहीं होगी तो नहीं आएगी। प्लस ये आपका रीडिंग भी शो करेगा। अगर देखिए यहां पे क्या है कि ये जब हम लगाए तो बीप की साउंड भी आ रही है प्लस रीडिंग भी शो कर रही है, यानी ये चीज सही सेट है। तो हम क्या करते हैं, एक सूत्र है क्लैंप मीटर द्वारा, ये आपका क्लैंप मीटर है, क्लैंप मीटर के द्वारा एक सूत्र है कि C प्लस R पे सपोज दैट ये 10 है, C प्लस S पे सपोज दैट ये 20 है, R प्लस S पे ये क्या है, सपोज दैट 30 है। ये कोई फिक्स नहीं है कि 10 20 30 ही बताएगा इस पे रीडिंग आपका, ये कोई फिक्स नहीं है कि 10 20 30 ही बताएगा। हो सकता है यहां 4 बताए, हो सकता है 8 बताए, यहां हो सकता है आपका 16 बताए। ठीक है, हो सकता है यहां पे 100 बताए, हो सकता है यहां पे 300 बताए, हो सकता है यहां पे 600 बताए। यानी कम मीडियम अधिक, ये चीज कहने का मतलब ये है मेरा कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वही बताएगा, उसमें आपका रेजिस्टेंस अप डाउन होगा, मीडियम और हाई उस पर आपका रेजिस्टेंस शो करेगा। ये जो शो कर रहा है यानी ये रनिंग और स्टार्टिंग पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, सबसे कम रेजिस्टेंस आपका ये कॉमन और रनिंग पे होता है। तो ये कंप्रेसर, ये चीज आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है। जो भी कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर का ऐसे टर्म पिन होती है। ठीक है, और ये क्लैंप मीटर, जो आपका क्लैंप मीटर है जो हम सेट किए हुए हैं, ये आपका सूत्र हो गया। ये आपका सूत्र हो गया क्लैंप मीटर के द्वारा कंप्रेसर के टर्म पिनों की चेकिंग। सपोज दैट हम ये जो वायर हम यहां लगाएंगे और एक यहां लगाएंगे, इसका रेजिस्टेंस सपोज दैट आपका बता रहा है कितना, सपोज दैट आपका बता दिया 20, इसी सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि ये यही बताएगा, ये अप डाउन भी करके बता सकता है। ठीक है, शो कर सकता है आपका। और फिर से हम इस पे बताया 20, फिर से आपका यहां पे और यहां पे लगाए तो इस पे बता रहा है आपका 10, और फिर से हम इसको इस पे और इस पे लगाएंगे तो यानी इस पे बताएगा आपका 30। ये तीनों पिनों की चेकिंग हो गई ना। अब क्या है कि इस पे हम देखेंगे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किस पे है, यानी इसमें शो कर रहा है सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस। ये तीनों को हम देख लिए, एक कॉपी पे आप नोट कर लीजिएगा, अगर समझ न आए तो। अगर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस पे और इस पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बता शो कर रही है तो यानी आपके दिमाग में क्या है, ये सूत्र में क्या लिखे हैं, रनिंग और स्टार्टिंग पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, रनिंग स्टार्टिंग पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, यानी ये फिक्स हो गया ये आपका रनिंग और स्टार्टिंग है। लेकिन कौन रनिंग है कौन स्टार्टिंग है ये फिक्स नहीं है, कौन रनिंग है कौन स्टार्टिंग है ये आपका फिक्स नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर क्लियर हो गया, जो अगला बच रहा है वो कॉमन है, क्योंकि हर एक कंप्रेसर में कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग ही होती है। तो रनिंग और स्टार्टिंग इस पे हम अगर क्लियर हो गया है, यानी कौन रनिंग है कौन स्टार्टिंग ये क्लियर नहीं हुआ है, तो एक क्लियर हो गया कि ये कॉमन है, ये कॉमन है। आप अब इसको हटा दीजिए क्योंकि ये मालूम हो गया है। इसके द्वारा क्या कॉमन को मालूम कर लिया है कि कॉमन कौन सा है। अब यह दोनों बच रहा है, तो यह इस दोनों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें आपको कम देखना है कि अधिक देखना है, तो इस पे हम सबसे कम देखते हैं। सबसे कम किस पे बता रहा है, यानी सबसे कम इस पे बता रहा था, सबसे कम रेजिस्टेंस इस पे शो कर रहा था। तो यानी जो सबसे कम है वो क्या है, कॉमन को कॉमन ऑलरेडी मालूम हो गया था आपको, तो जो इस पे लगाए हैं इस पे सबसे कम बताइए, यानी ये 10 बता रहा है,
यानी ये वाली पॉइंट रनिंग है, और जो तीसरा बच रहा है वो स्टार्टिंग अपने आप मालूम हो गया। तो है ना ये आसान। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में भी आपको हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे। अब देखिए, ये तो हो गया एसी कंप्रेसर, जिसपे अल्टरनेटिव करंट दिया था, उस कंप्रेसर का ये टर्मिनल की चेकिंग है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, जो आजकल अधिकतर टेक्नीशियन कंफ्यूज रहते हैं कि यह कंप्रेसर सही है या खराब है। वो कौन सा है? वो इन्वर्टर एसी कंप्रेसर। उसकी चेकिंग हम कैसे करते हैं? अब ये आपका इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर, इस पे भी 3 पिन होते हैं। इसमें और इसमें अंतर क्या है कि इसमें फिक्स होता है कि रनिंग और कॉमन पे सप्लाई देनी होती है, और अगर रनिंग पे फेज सप्लाई जा रही है तो फेज सप्लाई जाएगी, और कॉमन पे न्यूट्रल सप्लाई जानी है तो न्यूट्रल सप्लाई जाएगी। और इनका काम कल स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग के बाद इनका काम खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो डीसी कंप्रेसर होता है उस पे कोई भी करंट अस्थायी नहीं होता। उस पे क्या होता है, ब्लिंक करता है करंट, कभी इस पे आएगा, कभी इस पे आएगा, कभी इस पे आएगा, कभी इस पे आएगा, ऐसे करके राउंडिंग करता रहता है। वो करंट अस्थायी नहीं होती है, तीनों पिनों पे करंट जाती रहती है। अब इसकी चेकिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें तो आपका रेजिस्टेंस बता रहा है, जैसे मानिए सी प्लस आर पे हम बताए थे कि 10 है, सी प्लस यस पे बताए थे कि 20 है, सी प्लस आर प्लस यस पे बताए थे कि 30 है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम किसी भी पिन पे हम लगाएंगे ये टर्मिनल पिन को चेक करने के लिए, इस पे हुआ या इस पे हुआ या इस पे हुआ, इस पे हुआ चाहे इस पे हुआ चाहे इस पे हुआ, तीनों का रीडिंग जो होती है वो सेम होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट हम तीनों पे लगा के हम चेक किए तो जो डिस्प्ले में शो होता है वो तीनों पे सेम होना चाहिए। अगर इस पे लगा रहे हैं तो अगर सपोज दैट 13 बता रहा है, फिर से इस पे और इस पे हम चेक किए तो इस पे भी 13 बता रहा है, इस पे और इस पे चेक कर रहे हैं तो इस पे भी 13 बता रहा है। अगर ऐसा डिस्प्ले पे आपको शो होता है तो यानी ये इन्वर्टर एसी कंप्रेसर 100% परफेक्ट है, यानी सही है। अगर एक पॉइंट भी सपोज दैट इस पे और इस पे आपका 13 बता रहा है और इस पे आपका 12 बता दिया या 14 बता दिया तो कंप्रेसर खराब है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। चलिए मैं अब आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि प्रैक्टिकल करके आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ हो तो प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे तो शायद उसकी क्लियरिटी आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, अब ये कंप्रेसर है और एसी और फ्रिज दोनों का कंप्रेसर है। इसका टर्मिनल पिनों की चेकिंग हम बताते हैं कि टर्मिनल पिन की चेकिंग कैसे होती है। तुमको समझ में आया था जो हम समझाए थे? हैं? हाँ, बता रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो, इसका ये 2 नीचे है, एक ऊपर है ना, इसका 2 नीचे और एक ऊपर, यानी ऐसे है ना ये। हाँ, और इसी पे हमको पता करना है रनिंग कौन है, स्टार्टिंग कौन है, कॉमन कौन है। कैसे पता करोगे? सूत्र है C प्लस आर बराबर क्या है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है, सपोज दैट 10, C प्लस यस बराबर इसका रेजिस्टेंस 20 हो गया। ये रेजिस्टेंस कम और अधिक की बात बता, R प्लस यस बराबर क्या है, 30 बताए थे हम, ठीक है। तो हमको इसमें ये 3 पिन दिखाई दे रहे, 1 2 3 पिन में सबसे अधिक रेजिस्टेंस हमको ज्ञात करना है। ये वाली चीज हमको ज्ञात करना है, देखना किस पे सबसे अधिक बता रही है। ये आपका कलेमीटर है, ठीक है, इसका डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले है, ये आपका 2 वायर, और इसको हम सेटिंग कर दिए किस पे, कंटिन्यूटी पे। यहाँ पे देखिए पुश बटन है, अगर इसको पुश कर देंगे, होल्ड बटन भी कहते हैं इसे, अगर इसको होल्ड देते हैं तो क्या होगा, जो अंक रहेगा इस पे, जो भी अंक रहेगा वो क्या होता है, होल्ड हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, होल्ड हो जाता है और ऐसे एक ही अंक में वो शो करता है, तो काफी टेक्नीशियन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मीटर में ये हो क्या रहा है, किलोमीटर में, तो ये पुश हो जाती है बटन, ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसके दौरान हम क्या करते हैं
तीनों टर्मिनलों पे। और क्या हम ज्ञात करेंगे, सबसे अधिक रेजिस्टेंस किस पे बता रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ऊपर वाले पे और नीचे वाले पे लगाएं। ठीक है, इस पे बता रहा है आपका 36.9, यानी फिगर के भाषा से समझा जाए, इस पे और इस पे चेक किया ना, तो इस पे और इस पे बता रहा है 36.9। ठीक है, फिर से अब बीच वाले से और साइड में हम देखते हैं, राइट साइड में 27, सबका डिस्प्ले अलग अलग शो कर रही है। ये आपका 27 बता रही है, यानी इस पे अब क्या बता रही है 27 पॉइंट कुछ। ठीक है, अब हम नीचे दोनों पिनों पे हम लगा चेक करेंगे, रेजिस्टेंस क्या बता रही है 63.6। नीचे क्या बता रही है 63.6। हमको क्या ज्ञात करना है, सबसे अधिक रेजिस्टेंस किस पे प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो नीचे वाले पे सबसे अधिक रेजिस्टेंस प्राप्त हो रही है ना, यानी ये क्लियर हो गया, ये रनिंग और स्टार्टिंग है, लेकिन कौन रनिंग है कौन स्टार्टिंग ये क्लियर नहीं हुआ। लेकिन एक चीज क्लियर हो गया, जो ऊपर बच रहा है वो क्या है, कॉमन है। समझ में आया? हाँ, ऊपर जो बच रही है वो कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, कंफर्म जब हो गया ऊपर का कॉमन है, तो अब इन दोनों में देखेंगे कौन सबसे कम बता रहा है। वो बीच वाले से जो कॉमन है उससे, और राइट साइड में जो नीचे साइड में पिन है उससे, और फिर से जो कॉमन है बीच में ऊपर साइड में उससे, और फिर से आपका लेफ्ट साइड में जो आपका पिन है उस पे, दोनों में देखेंगे सबसे कम रेजिस्टेंस किस पे शो कर रहा है। तो हम इस पे किए तो 36 बता रही है बीच वाले से, और लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट 6 बता रही है, और फिर से बीच वाले से और राइट साइड में जो नीचे साइड में जो पिन है हम उसको चेक कर रहे हैं, तो 27 बता रही है, यानी सबसे कम रेजिस्टेंस इस पे है ना। हाँ, तो सबसे कम रेजिस्टेंस किस पे होता है, C+R पे ना। हाँ, तो यानी क्लियर ये रनिंग है, आई ऑटोमेटिक ये मालूम हो गया ये स्टार्टिंग है। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट चेक करते हैं और एम्पियर भी देखते हैं कि कितने रन कर रही है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट चेक करेंगे इसको। 200A यानी एम्पियर, ए क्या है, एम्पियर का सिंबल है ए, यानी 200A पे हम इस किलोमीटर को सेट कर लेंगे, और इसको जो है इसको ऐसे पुश करेंगे, और किसी एक वायर में इसको हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, और फिर कंप्रेसर को क्या करेंगे, जैसे आपको हमने बताया कि स्टार्टिंग काम केवल स्टार्ट करना होता है, वैसे ही हम क्या करेंगे, ये रनिंग है, ये रनिंग से फेज सप्लाई लेंगे और स्टार्टिंग को दे देंगे। स्टार्टिंग क्या होगी, जब टार्क मिलेगी, स्टार्टिंग टार्क मिलेगी तो कंप्रेसर ऑन हो जाएगी, जब ऑन हो जाएगी तो फिर से इसका काम खत्म। ठीक ना, अभी फिलहाल देखिए बिना स्टार्टिंग टार्क दिए हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, केवल आवाज आएगी, मतलब आपको यह एहसास होगा कि सप्लाई आ रही है, लेकिन कंप्रेसर रन नहीं करेगा। ठीक है, देखिए एम्पियर भी हाई बताएगा, देखिए एम्पियर हाई बता रहा है 2.6, और देखिए यहाँ पे हाथ लगा कर स्पर्श करिए, एहसास हो रही है कंप्रेसर रन कर रही है। अब देखिए यहीं पे, अब इससे हम सप्लाई लिए फेस, इसको हम दे दिए। ठीक है, ये क्या किया, ये स्टार्टिंग टार्क दिया, फेस सप्लाई रनिंग से लिया और स्टार्टिंग को हम क्या किया, टच कर दिए, तो फेस सप्लाई स्टार्टिंग को मिल गई, कंप्रेसर क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। एम्पियर देखिए नॉर्मल हो गया 0.1। इस एम्पियर का भी बहुत ज्यादा खेला है, इस एम्पियर का भी बहुत ज्यादा खेला, जिससे कभी कभी क्या होता है, एम्पियर हाई लेता है, डायरेक्ट हम जब स्टार्ट करते हैं तो कंप्रेसर एम्पियर हाई लेती है, लेकिन रन करती है, उस पर भी चलती है कंप्रेसर। तो बहुत से टेक्नीशियन क्या करते हैं, उनको ये सब सिस्टम नहीं मालूम होता है, तो बहुत टेक्नीशियन क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि कंप्रेसर सही है, यानी वो आपका रनिंग ओवरलोड खराब है, दुकान पे जाते हैं रिले ओवरलोड लाते हैं, वो भी ओवरलोड ट्रिप मार जाती है, फिर कहते हैं कि दुकानदार सही दिया नहीं होगा। ठीक है,
तो अब यहां पे देखिए 0.1, यहां पे एम्पियर का भी बहुत ज्यादा खेला है, ठीक है ना। अब यहां पे 0.1 से लेके 0.9 तक अगर एम्पियर शो कर रहा है फ्रीज का, ठीक है, तो यानी कंप्रेसर सही है, ठीक है, कंप्रेसर सही है। लेकिन उसमें भी एक बात है, 0.1 से लेके 5 तक अगर एम्पियर शो कर रहा है तो आपका कंप्रेसर क्या है, 100% परफेक्ट है। लेकिन 5 से लेके 9 तक जो एम्पियर शो कर रहा है उससे हम यही समझेंगे कि कंप्रेसर तो सही है, लेकिन कब खराब हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। एम्पियर से भी हम ये ज्ञात करते हैं, 0.1 से लेके 5 तक अगर एम्पियर शो कर रही है यानी कंप्रेसर क्या है, 100% सही है। लेकिन अगर 0.5 से, ठीक है, से लेकर अगर 9 तक अगर एम्पियर बता रही है यानी कंप्रेसर सही तो है, लेकिन कब खराब हो जाए, कब जल जाए, कोई गारंटी उसकी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग को हम देखते हैं और समझते हैं, और कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करके हम ऐसे ही चेक करते हैं कि कंप्रेसर मेरा सही है कि नहीं है। अगर ये एम्पियर लेके और बंद हो जाता तो यानी वो कंप्रेसर खराब थे। रिले ओवरलोड पे हम सप्लाई दे रहे हैं, ओवरलोड क्या ट्रिप कर दे रही है, तो हम क्या करते हैं, हमको डाउट होता है कहीं कंप्रेसर तो नहीं खराब हो गई है, तो हम कंप्रेसर डायरेक्ट चालू करते हैं। जब कंप्रेसर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं तो एम्पियर सही है, यानी रिले ओवरलोड खराब है, ठीक है। अब देखिए, अब आपका आता है डीसी कंप्रेसर, जो आजकल इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर जो आ रही है उसकी चेकिंग अक्सर टेक्नीशियन को नहीं मालूम है। अगर उनको मालूम हो जाए कि डीसी कंप्रेसर की चेकिंग कि सही है खराब है तो रिपेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। आधा तो टेक्नीशियन इन्वर्टर एसी के नाम पे ही दूर हो जाते हैं, डायरेक्ट कस्टमर को मना करते हैं कि सर आप कंपनी दिखा लीजिए, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत ही इजी है उसकी कंप्रेसर को चेक करना, बहुत आसानी तरीके से हम उसके कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं। उसमें क्या है कि इसमें जो आपका रनिंग कॉमन स्टार्टिंग पे जो तीनों पिन पे हम चेक कर रहे हैं तो आपका रेजिस्टेंस अलग अलग शो कर रहा है, ठीक है, अलग अलग शो कर रहा है इस पे। इसको भी हम क्या करेंगे, फिर हम कंटिन्यूटी पे सेट कर लेते हैं, किलोमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर लेते हैं। जैसे इस कंप्रेसर को आप चेक किए हैं तीनों पिन पे, उसमें भी 3 पिन होता है, जैसे इस पे आप चेक करने पे आपका अलग अलग रेजिस्टेंस प्राप्त हो रही थी, ठीक है ना, उसी तरीके से उस पे भी हम चेक करेंगे। लेकिन तीनों को चेक करने पर सेम अंक प्राप्त होना चाहिए इस डिस्प्ले में। अगर एक पे हम देख रहे हैं 13 बता रहा है, ठीक ना, दूसरे पे चेक कर रहे हैं 13 बता रहा है, तीसरे पे चेक कर लिए उस पे भी 13 बता रहा है, यानी वो कंप्रेसर डीसी कंप्रेसर क्या है, सही है, यानी उसके पीसीबी से फॉल्ट होगी। 100% क्लियर हो गया कि डीसी कंप्रेसर सही है, ठीक है। लेकिन अगर 2.13 बता रहा, 1.14 बता दिया तो वहां पर डीसी कंप्रेसर खराब है, ठीक ना। तो आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। इसी तरीके से एसी के कंप्रेसर को भी हम चेक करते हैं रनिंग कॉमन स्टार्टिंग, ठीक है। जो भी आपका है कंप्रेसर अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, सबका चेकिंग हम इसी तरीके से करते हैं रनिंग कॉमन स्टार्टिंग, और सबका जो डायरेक्ट स्टार्ट करने का ये कंप्रेसर चेक करना होता है वो इसी तरीके से हम चेक करते हैं डायरेक्ट स्टार्टिंग। एसी में क्या है, एसी के कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, और ये आपका कम क्षमता का है, इसलिए हम विदाउट कैपेसिटर का हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो जो आगे जब एसी का चलेगा तो उसमें हम एसी कंप्रेसर को कैसे स्टार्ट करके देखते हैं डायरेक्ट, उसके बारे में डिटेल में आपको समझाया जाएगा, ठीक ना। क्लियर हो गया।